तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो हमारे को पार्ट है ना, इसमें यह है कि सबसे पहले एक्सपेक्टेशन का प्रूव करना है, फिर वेरिएंस का करना है, और फिर अनकंडीशनल कट ऑफिस का करना है ग्रेटर देन 3 का। तो एक्सपेक्टेशन का जो प्रूफ है वो तो बिल्कुल सिंपल है। हमने स्टार्ट यहाँ से करना है कि कंसीडर द मॉडल। सबसे पहले हमें मॉडल पता होना चाहिए। हमें मॉडल पता है यू टी इज इक्वल टू सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाई ए टी। ये मॉडल हमें याद होना चाहिए। मतलब समझ लो ये तुम्हें याद हो गया, यू टी इज इक्वल टू सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाई ए टी। अब यहाँ से तुमने स्टार्ट करा एक्सपेक्टेशन अप्लाई करके। तुम हेडिंग डाल दोगे, उसमें थोड़ा शॉर्ट हुआ है। पेपर भरने के लिए तुम लिख सकते हो अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट नंबर पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगती। तो यहाँ सिग्मा टी कांस्टेंट है तो सिग्मा टी बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन से, ये फर्स्ट स्टेप में। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन का एक रूल ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए टी जो है वो जीरो होती है। मतलब ये टाइम सीरीज का एक वेरिएबल है 80। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जब भी इस पे लगेगी जीरो आएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। तो ये 10 आतिफ नंबर का आतिफ क्वेश्चन। हम्म ये यूटी क्या है? ये यू टी इज इक्वल टू सिग्मा टी प्लस एटी। ये मॉडल है हमारा, ये मॉडल हमें पता होना चाहिए, बस ये हमने कंसीडर करना है खुद से। मतलब किसका मॉडल है? ये हमारा आर्च का मॉडल है। आर्च वन जो ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना हमारा टॉप पे, आर्च वन। एग्जाम में आर्च वन लिखा हुआ आएगा ना, तो तुमने ये मॉडल कंसीडर करना होगा खुद से। अच्छा, ये जो ऊपर क्वेश्चन में जो मॉडल लिखे हुए हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट, ये सब लिखा हुआ है, ये हाँ, क्या है? ये यूज होगा आगे। मतलब आगे के जो डेरिवेशंस कंटिन्यू हो रही है ना, उसके अंदर सिग्मा स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू के लिए। ये यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, ओके। तो ये सवाल देख के लोग डर जाते हैं क्या आया हुआ है, लेकिन तुमने फोकस करना है जो पार्ट्स हैं हमारे, क्योंकि मार्क्स इसके हैं, हमारा उससे कोई काम नहीं है। वो यूजफुल है लेकिन असल पहले हमने प्रूफ कर दिया हमारे 2.5 नंबर हो गए, क्योंकि 10 नंबर का होगा तो 2.5 नंबर होंगे। अगर 8 का होगा 2 नंबर का होगा ये पार्ट। 2 नंबर समझो इसके हो गए, 8 का होता है वैसे जनरल। तो 2 इसके हो गए। अब हमारे पास आता है वेरिएंस का ये पार्ट। ये प्रूफ में ये करना है कि वेरिएंस ऑफ अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा नॉट डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा वन। ये सिंपल प्रूफ है हमारा। इधर क्या करना है, वेरिएंस है तो हमने अप्लाइंग वेरिएंस करना है वही वाले मॉडल पे। लेकिन स्टार्ट हमने कैसे करना है, यूटी से। लेकिन सिग्मा टी और एटी अभी हमने स्टार्ट में पुट नहीं करना है, स्टार्ट हमने करना है यूटी से। और फिर इस साइड पे ना एक्सपेक्टेशन क्यों आई, क्योंकि एक टाइम सीरीज में रूल होता है कि अगर हम एक्सपेक्टेशन के अंदर किसी टर्म पे स्क्वायर हो जाए ना, तो वो वेरिएंस के बराबर हो जाता है। जो कि यहाँ मेंशन है साइड में ना, ये देख सकते हैं। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए। हम मेंशन करेंगे एग्जाम में कि ये रूल है कि अगर वेरिएंस जो है वो बराबर होता है एक्सपेक्टेशन के अंदर यूटी का स्क्वायर। ये रूल हमें याद होगी। तो स्टार्ट हमने इस रूल से करना है। सही है। इसके बाद हमने ये करना है कि इसको डिवाइड कर देना एक्सपेक्टेशन के अंदर ही यूटी माइनस वन से। सही है। ये हम इससे डिवाइड कर देंगे। फिर डिवाइड करने के बाद ये जो अंदर वाली टर्म है ना, ये हो जाएगी वेरिएंस के बराबर, मतलब सिग्मा स्क्वायर के बराबर, सिग्मा स्क्वायर टी के। अब ये जो तुम मतलब बोले थे क्या? ना ऊपर, कैसे कैसे? यार देखो, डेरिवेशन की जो बेसिक हमारा काम होता है ना, वो तो हम एक एक स्टेप को समझें और आगे हम बढ़ते चले हैं। पहला स्टेप तो हमारा ये वेरिएंस से है। सही है कि वेरिएंस लगाएंगे यूटी पे। अब एक प्रॉपर्टी कहती है कि वेरी एक्सपेक्टेशन के अंदर यूटी का स्क्वायर है तो वेरिएंस होता है, ये तुम्हें पता चल गया। अब यहाँ पे तुम्हें आतिफ थोड़ा सा आतिफ आतिफ 2 मिनट। हम्म, ये ये जो यूटी है, क्योंकि अगली अगली जो है ना, इसकी अगले वाले डेरिवेशन के अंदर वो लिखा हुआ हम्म, है कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में m2 हो और फिर उसका स्क्वायर करें तो वो तो डायरेक्ट वेरिएंस के बराबर होता है। तो ये वो हाँ तो वही वाली बात तो नहीं चली इसमें? वही बात चल रही है। वो, अच्छा, तो फिर ये हाँ म्यू टी स्क्वायर अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, यूटी माइनस वन, ये भी वेरिएंस के बराबर अंदर? यार ये जो लिखा हुआ है ना कि म्यू टी स्क्वायर ओवर म्यू टी माइनस वन, मतलब डिवाइड हो रहा है, हम्म। तो ये भी वेरिएंस के बराबर है। तुम ये भी कर सकते हो, ये स्टेप स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। तुम ये स्टेप लिखो ही नहीं, तुम डायरेक्ट इसको वेरिएंस के बराबर कह दो, मसला नहीं है। सही है। अच्छा, ओके। कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट समझो हम आ गए। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है सवाल में गिवन थी ना हमें टॉप पे, ये तुम बोले थे कि ये इक्वेशन है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन और एटी माइनस वन करके जो लिखी हुई है। तो ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया म्यू यू टी माइनस वन। सही है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वहीं से देख के सवाल से।
यहाँ तक तो काम सिंपल है हमारा। अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी वही होती है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट पे नहीं लगती एक्सपेक्टेशन, तो नहीं लगी यहाँ पे। और ये देखो, ये भी बाहर आ गया अल्फा 1, सिर्फ इसके ऊपर लगी। ठीक है, ये इसके ऊपर लग गई, और ये बात हमें पहले ही पता है कि वेरिएंस के बराबर होता है, तो हमने डायरेक्ट इसको हटा के वेरिएंस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो आगे के पार्ट हुआ हुआ है ना, इसको हम खुद करते हैं। सही है, यहाँ पे थोड़ा मसला था, इसको हटा देते हैं, हम खुद करते हैं। तो हमने करना यह कि ये जो पूरा है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को ना उस तरफ ले जाएंगे, मतलब वेरिएंस ऑफ यूटी ये मैंने यही वाला लिखा है जो इस साइड था। अब ये वाला जो है ना, ये जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे जो अल्फा 1 है इसके साथ माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने इसकी साइड चेंज करी है। सही है, तो ये इधर आ गया और उधर सिर्फ बचा हमारा अल्फा 0। सही है, तो अब ये जो दोनों है ना, इन दोनों में तुम देखो वेरिएंस ऑफ यूटी कॉमन आ रहा है, वेरिएंस ऑफ यूटी कॉमन आ रहा है। तो जो स्टेप हमारे हो रहे हैं ना, वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, फिर यहाँ से ये वाला, ये जो स्टेप है ना, ये बीच में गलत हुआ हुआ था, मसला था थोड़ा इसमें। यहाँ से शुरू है, ये बात याद रखो। हमने करा ये कि यहाँ तक तो हमारा सेम चल रहा था, इस वाली टर्म को हम इसके साथ ले आए तो ये अकेला हो गया, जैसे मैंने ये करा है। अब जब कॉमन लेंगे इसमें वेरिएंस ऑफ यूटी, तो 1 माइनस अल्फा 1 बचेगा, तो ये उधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सही है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, बस यहाँ तक। इसमें कोई मसला है तो पूछ लो भाई। आदिफ आदिफ यार, ये जो उसने जो कॉर्नर पे जो ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसके अंदर तो सेकंड में जो लिखा हुआ है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटी स्क्वायर बराबर है वेरिएंस का स्क्वायर। हम्म ये पूरा एक्सपेक्टेशन उस पर अप्लाई करने पे सिग्मा स्क्वायर बोल रहे हैं, और अंदर हम्म जो ये फॉर्मूले के अंदर जो ये कर रहा है वो सिग्मा, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, और अंदर चेंज कर रहा है सिग्मा स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन बाहर लगा रहा है। ऐसा क्यों है? एक मिनट, यहाँ पे बोल लो ना कि यहाँ पे हमने वेरिएंस नहीं, कहाँ पे, कौन से स्टेप में बोल रहे हो तुम? स्टेप 2 पे आओ, जो काटा ये मैंने वाला, तुम उसके नीचे आओ। हाँ हाँ, हाँ, ये तो ऊपर ये था और ये। सही। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बराबर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, कि यार एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटी स्क्वायर बराबर है सिग्मा स्क्वायर के, डायरेक्ट लिखा हम्म हुआ है इसने फॉर्मूले में, तो उस ऊपर को डायरेक्ट नीचे सिग्मा स्क्वायर लिखना चाहिए था ऐसे। वो बात तुम्हारी तुम्हारी वो बात सही है। तो इन लोगों ने जो सोल्यूशन हुआ है ना, उसी वजह से यहाँ पे हम्म। ये स्टेप ऐड करा था। मतलब मुझे जहां तक लगता है कि ये जो स्टेप आया ना, ये इसलिए आया ताकि फिर हम एक्सपेक्टेशन एक और बाहर लिख सकें। समझ रहे हो, ये स्टेप फिर ओके। फालतू नहीं है ना। अगर ये स्टेप फालतू होता तो फिर हम, समझ लो, यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं लिखते, फिर डायरेक्ट हम लिख देते ये वेरिएंस। हाँ ठीक है। और या फिर ये वजह हो सकती है कि यहाँ पे भी बाहर एक्सपेक्टेशन आएगा, यहाँ प्रूफ में बंदे ने पूरा नहीं लिखा हुआ। कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी हम बुक से तो नहीं काम करे ना, किसी ने सॉल्व करा है तो उसकी मिस्टेक हो सकती ठीक है। है। लेकिन ये प्रूफ हम सही ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारा मतलब सही है ना काम। ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट तो मैं क्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इतना पढ़ा नहीं है कि हम बिल्कुल एक्यूरेसी की बात करें। हम बस ये करेंगे जो काम हमारे पास है उसको हम किस तरीके से मेमोराइज कर लें और पेपर में करके आ जाएं, ताकि क्लियर हो जाए पेपर। बस ठीक है। हमारा हमारा 80-70 नंबर का टारगेट नहीं, सिर्फ पास होने में। क्योंकि कोर्स डिफिकल्ट है, आसान कोर्स होता हमने लिए 80-90 भी आसान है, ये कोर्स ऐसा नहीं है। अब है अनकंडीशनल फोर्थ ऑर्डर मूवमेंट। तो ये जो है ना फॉर्मूला, ये तो हमें पहले से पता है, बीटा 0 का ना, वो बीटा 2 का, बीटा 2 का फॉर्मूला होता है म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, और बीटा 2 की जो वैल्यू है ना, ये हमें गिवन है 3। तो इससे हमने एक इक्वेशन बना ली यहाँ पे। अच्छा, ये बीटा 2 और बीटा 1 जो है ना, ये एक स्क्यूनेस कर्टोसिस कहते हैं। सही है, तो सवाल में कर्टोसिस लिखा हुआ था, तो वो बीटा 2 होता है, और स्क्यूनेस हमारा बीटा 1 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टैट्स में पढ़े थे, तो ये अब वहाँ वही वाले यूज हो रहे हैं। तो हमें कर्टोसिस की वैल्यू गिवन होगी 3 सवाल में। तो ये फॉर्मूला हमें पहले से पता होना चाहिए।
तो इससे हम ये इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम बोलेंगे कि μ4 जो है, μ4 का मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेशन के अंदर जो x होता है ना, हम जैसे x को डील कर देते हैं, हम ut को तो डील करते ही नहीं थे कभी भी। हम लोग यहाँ पे हमेशा x लिखते थे ना, जैसे फोर्थ मोमेंट है तो हम लिखेंगे ना e ब्रैकेट के अंदर x की पावर 4। अब यहाँ ut है तो हमने ut की पावर 4 कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, पावर को ब्रेक कर दिया, मतलब 2 पावर अंदर दे दी और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही ये जो डिवाइड में जो साइन आ रहा है ना ut-1, यही जो हमने ऊपर वेरिएंस वाले में करा था एक स्टेप, वही स्टेप हमने करा है, क्योंकि हम आगे वेरिएंस के बाहर भी एक्सपेक्टेशन लिखना चाह रहे हैं। वरना तो वो लॉ ये कह रहा था कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं लिखनी, डायरेक्ट वेरिएंस आएगा। लेकिन हमने पिछले काम में भी यही करा था कि हमने ये लिखा था। मैं अगर ऊपर चल के दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे हमने ये लिखा था, जिसकी वजह से यहाँ पे बाहर एक्सपेक्टेशन आई। अगर हम ये नहीं लिखते डिवाइड में तो फिर से सिग्मा आता। तो ये उसी से लिंक्ड है, एक चीज समझी तो वो हमारे आगे काम आ रही है। ओके। अब ये जो फॉर्म है ये भी हमारी पीछे से लिंक आ रही है कि हमें पता है इस सवाल में हमें गिवन है सिग्मा की वैल्यू, तो हमने वही वहां से देख के लिख दी। सही है। अब बाहर पावर 2 है, इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हमने a को इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ये भी मतलब हमें पहले से आता है। अब हमें एक्सपेक्टेशन लगानी है। एक्सपेक्टेशन के रूल भी हमें पता है कि कांस्टेंट पे नहीं लगती, वो बाहर आएगा। मतलब ये अल्फा नॉट पे नहीं लगेगी। 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। सही है। इन पे भी नहीं लगेगी, सिर्फ लगेगी ये यूटी वाले पे एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे भी। तो यहाँ तक तो ये भी हमारा काम होता जा रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर आगे की हम देखते हैं। तो आगे ये कुछ फॉर्मूलाज बताए गए थे, लेकिन मेन जो हमारा काम है ना, वो ये हमें बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन के अंदर यूटी के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो वो वेरिएंस के बराबर होता है। ये बात हमें पहले से ही पता है। और ये बात भी पता है कि अगर सिंगल यूटी स्क्वायर आए, मतलब -1 ना भी हो, तब भी वो वेरिएंस के बराबर है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कुछ भी हो अंदर एक्सपेक्टेशन के, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो वेरिएंस के बराबर है। सही है। तो अब तुम देखो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन पे इधर स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेरिएंस। और पहली बात है कि वेरिएंस हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं पिछले पार्ट में, तो वहीं से हम डालेंगे अल्फा नॉट ओवर 1 माइनस अल्फा। तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे, ये जो था इसकी जगह पे हमने डाल दिया ये। अब हमने क्या ये करना है कि ये देखो यूटी4 दोनों जगह हैं, तो इस यूटी4 को उधर लेके जाएंगे ताकि फिर हम कॉमन ले लें। 1 - 3 अल्फा 1 आ जाएगा, और बाकी जो टर्म है ये यहाँ पे नीचे जो आएगा ना, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों के दरमियान। मतलब ये टर्म और ये टर्म एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 - अल्फा 1 दोनों के नीचे आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म हमारी बचेगी। और फिर ये जो चीज है ये डिवाइड में आ जाएगी इधर, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया। तो बेसिकली ये तो स्टेप मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया, सिंप्लीफिकेशन है, जब खुद करेंगे तो हमें यही आंसर मिलने। ऊपर की सिंपल लॉजिक है जो पिछले पार्ट से लिंक्ड है, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा आतिफ, एक सवाल था इसमें, बस एक लास्ट। हम्म। वो ये कि ये 3 डॉट के नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है ना, इसमें ई ब्रैकेट के अंदर यू टी का स्क्वायर -1, ये बिल्कुल बराबर है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू टी स्क्वायर, मतलब ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। तो यू टी स्क्वायर ut-1 का स्क्वायर, ये दोनों के बराबर है, सेम है। हाँ, ये एक प्रॉपर्टी है कि तो यहाँ पे कुछ भी आ जाता है ना, यहाँ -2 भी आ जाता है, -3 आ जाता है, यूटी कुछ भी आया, बस स्क्वायर देख लिया तुमने और एक्सपेक्टेशन बाहर है तो वेरिएंस के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो आराम से डेरिवेशन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं हम, मसला नहीं है। लेकिन ये ख्याल रखना कि प्रूफ का जो आंसर है ये तुम्हें रटा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर हम गलती कर देते हैं और आंसर गलत आएगा तो फिर 0 नंबर है, ये जो हमने प्रूफ करके लाए हैं। ठीक है। बीच के स्टेप का कोई ऐसा मसला नहीं, ये एंड में लाना है बस। फिर आगे यहाँ पे ना अल्फा की वैल्यू निकाली गई है, अल्फा 1 की। तो ये जो वैल्यू है ये हमने ऐसे निकाली है कि तुम्हें ये जो हमारा आया ना 1 - 3 अल्फा 1 का स्क्वायर, इसको हमने ग्रेटर देन 0 किया है, और फिर इधर से हमने अल्फा की निकाली।
रूट हटाया इसका तो स्क्वायर रूट आ गया इसके ऊपर। ठीक है। अब ये वैल्यू ऐसे निकली है कि तुमने मतलब, अब वैसे तो यही एज इट इज ही हमारे लिए डेरिवेशन है, तो हमने कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम बोलें कि यार ये कैसे हुआ है। हमें हमारा टारगेट अल्फा की वैल्यू था बस। ऊपर हो सकता है सवाल में हमें लिमिट दी गई हो, जिस लिमिट की वजह से हमने निकाली है। नहीं दी हुई यहाँ पे लिमिट, लेकिन खैर ये हमें इसी तरह निकालनी। उसके बाद हम आगे आते हैं कंडीशनल कट ऑफिस के ऊपर। कंडीशनल कट ऑफिस के अंदर ये करना है कि जो हमारा आया था ना एंड में फाइनल फॉर्म, जो हमारी फाइनल फॉर्म आई थी ये वाली, ये तो हमने अभी ऊपर निकाली है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारा वेरिएंस आया था ना उसका स्क्वायर करके। मतलब वेरिएंस था ना 1 माइनस अल्फा 1, वेरिएंस बल्कि हमारा अल्फा नॉट ऊपर था, देख लेते हैं। हाँ, तो वेरिएंस से हमने डिवाइड करनी है। कर्टोसिस जो हमारा आया था ना, ये फॉर्म हमारी आई थी, इसको हमने वेरिएंस से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया और ये कैंसिल हो रहा था, मतलब ये कैंसिल हुआ एक, और इधर से इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर है। ये कैंसिल हो गया, फिर ये जो फॉर्मूला ये वही पीछे वाला फॉर्मूला हमने लिखा है। और जो सिंपलीफाइड हमारी फॉर्म आई है ना, ये वैसे सिर्फ एक हमारी क्या कहते हैं कंडीशंस हैं, ये जो यहाँ लिखी हुई है ना। कंडीशंस कैसे हैं ये भी मैं बता देता हूँ भाई। देखो पीछे का जो हमारा फॉर्मूला है ना बीटा टू का, बी टू का वो ये है कि म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर। तो म्यू फोर तो वैसे ही लिखा है, लेकिन इधर हमने क्या करा, बाहर टू ले लिया, जिससे इसको वेरिएंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हो, ये बात समझ आई। हाँ हाँ। हमारा जो बेसिकली कंडीशनल कट ऑफिस है ना वो निकला ही ऐसे। अभी तुम देखो ऊपर हमने ये निकाला था, सही है, ये हमने निकाला था ना, ये हमें पता था। अब जब हमें बीटा टू की वैल्यू निकालनी है तो ये तो हम पहले ही अभी निकाल चुके हैं और वेरिएंस भी हम निकाल चुके हैं। तो हमने क्या करा, ये जो हमने अभी ऊपर निकाला था और ये वेरिएंस है, दोनों को डिवाइड करा और वेरिएंस का स्क्वायर। मतलब ये डेरिवेशन का स्टार्ट यहाँ से बेसिकली, हाँ इस फॉर्मूले से। फिर दोनों वैल्यूज जो हमने पीछे निकाली वही पुट करी है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है काम। और फिर डिवाइड करने के बाद हमारी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो ये आएगी, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने फैक्टर उठा लेने, मतलब इसको जीरो के इक्वेट कराएंगे तो ये थ्री खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारा ये बचेगा अंदर वाला। तो इसको ग्रेटर देन वन से इक्वेट कराएंगे तो हमें कट ऑफिस की वैल्यू मिल जाएगी थ्री, ग्रेटर देन थ्री। अब कट ऑफिस के रूल्स तुम्हें पता है कि कट ऑफिस ग्रेटर देन थ्री होता है तो वो लेप्टोकर्टिक होता है। तो ये हमने कमेंट कर देना और इस तरह हमने बता देना कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो हैवियर टेल की तरफ है। तो बेसिकली ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें डेरिवेशन देख लोगे आप, कोई प्रॉब्लम है, सिंपल काम था हमारा कि सबसे पहले मीन को प्रूव करना है, फिर वेरिएंस करना है, फिर वेरिएंस से ही लिंक्ड होके हमने वो वैल्यू निकाली कट ऑफिस के लिए, और एंड में कट ऑफिस का प्रूफ करा। ठीक है। इसमें ये है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में याद हो जाए, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब हमारे पास कोई डेफिनेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड की, टाइम पीरियड की, तुम निकाल सकते हो कि क्लास वर्क में मिल जाए, या तुम नेट से निकाल सकते हो, नोट से निकालो। मैं ये रिकमेंड करूंगा ये वाली एज इट इज नहीं लिखना, क्योंकि सभी अगर एक ही लिखेंगे तो फिर बात खराब होगी, वही छापने वाला सीन हो जाएगा। फिर अपना मतलब कोशिश करना अपना मटेरियल लिखो। डेफिनेशन में तो डेरिवेशन तो सेम ही होंगी, लेकिन थ्योरी थोड़ी डिफरेंट रखनी चाहिए। ओके। तो एंगुलर
एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रेडियन पर यूनिट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हमने अभी टाइम सीरीज की लैब में पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी हमने पिछली लैब में ही निकाला हुआ है। एम्पलीट्यूड जो होता है वो इट डिफाइंस द हाइट ऑफ अ फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द पीक फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड ये कि पीरियोडिक फंक्शन है, कंप्लीट द फुल साइकिल, मतलब एक जैसे पेंडुलम का होता है टाइम पीरियड के कितने टाइम में वो अपना फुल साइकिल कर रहा है, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थोड़ी अच्छी भी हम निकाल सकते हैं नेट से, ये इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमने लैब के अंदर कुछ फॉर्मूलेस यूज करे थे, ये वही उसी की डेरिवेशन है। तो ये तुम्हें फॉर्मूला नजर आ रहा है गिवन मॉडल, ये तो हमें स्टार्ट में क्वेश्चन में गिवन है, वही हमने लिखा है। सही है। उसके बाद ये जो सारी चीजें लिखी है ना, ये सारी एक कंडीशंस हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि वेरिएंस ऑफ ए के इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर के, वेरिएंस ऑफ बी के इज इक्वल टू दिस, मतलब दोनों के वेरिएंस सेम होते हैं, ए के बी के, नाम से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, एक एक्सपेक्टेशन दोनों की जीरो होती है और दोनों की ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन जीरो होती है। ये रूल है बस, ये 3 रूल हैं, ये हमें पता होने चाहिए। फिर मीन के लिए क्या करना है, जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये स्टार्टिंग में गिवन है हमें, इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेनी है। अब एक्सपेक्टेशन का जो तरीकेकार है वो ये है कि सबमिशन हम बाहर रख रहे हैं, क्योंकि पहले हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। एक्सपेक्टेशन लगेगी ए के पे और बी के पे। सही है। अब हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया था कि ए के की एक्सपेक्टेशन जीरो है और बी के की भी जीरो है। तो जब ये दोनों जीरो हो गए तो पूरी टर्म ही जीरो हो गई, तो हमारा मीन के लिए प्रूव हो गया, मीन हमारा जीरो है। सिंपल है ये इक्वेशन सवाल में गिवन है, तुम्हें ये भी याद नहीं करनी, बस एक्सपेक्टेशन लगानी है। और ये चीज तुम्हें पता है, ये जीरो होती है कि हमने स्टार्ट में डिफाइन करा था, ये जीरो हो गई तो सब जीरो हो गया, एंड में प्रूव हो गया जीरो। ओके। वेरिएंस के लिए तुम्हें करना है कि वेरिएंस ऑपरेटर लगाना है, और वही काम करना है कि वेरिएंस का एक कुछ रूल होते हैं। ये रूल हमने पहले एस एम और एम एस में पढ़ा है सेकेंड ईयर में। वेरिएंस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी प्लस कोवेरिएंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ये जो मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये जो है ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, मतलब प्लस से पहले वाला ए, प्लस के बाद वाला बी है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, तो इस फॉर्मूले को लगाते हुए तुम अप्लाई करोगे, मतलब एक बार ये लिखोगे, एक बार ये लिखोगे, और एक बार दोनों का कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ऑफ ए के और बी के। अब यहाँ पे हमने बता देना है कि भाई कोवेरिएंस भी जीरो होता है, कोवेरिएंस भी जीरो होता है, तो कोवेरिएंस एलिमिनेट हो गया, सिर्फ हमारा बचा कॉस एक तरफ साइन और ये सारी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमने एक और बात बोली थी कि वेरिएंस स्टार्ट में ही, कि अगर वेरिएंस ए के ऊपर हो या वेरिएंस बी के ऊपर हो तो वो सिग्मा ही होता है, कोई फर्क नहीं आता। ये मैं दिखा देता हूँ कि देखो, वेरिएंस ऑफ बी के और वेरिएंस ऑफ ए के से कोई फर्क नहीं पड़ता, आना सिग्मा के ही है, सिग्मा स्क्वायर के ही आना है। तो वही चीज जब यहाँ पे आई तो हमने रिप्लेस कर दिया, ये दोबारा बता दिया, ताकि हमने कॉपी भी तो भरनी है ना भाई। डबल डबल कंडीशन बताओ, ऊपर ही बताओ नीचे ही बताओ, ताकि कॉपी भरे एक्स्ट्रा शीटें भरोगे तो नंबर आ जाएंगे। तो अभी हमने बता दिया यहाँ पे भी, फिर ये पुट कर दिया। अब ये पुट होने के बाद ना ये बाहर कॉमन आ गया, अंदर कॉस बचा साइन बचा। अब कॉस और साइन का रूल हमने पढ़ा था इंटर में, कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो अंदर वाली टर्म है ये थीटा होती है। तो ये पूरा 1 की जगह आ गया, और हमने प्रूफ कर दिया कि वेरिएंस जो है हमारा वो ये है। सही है, ये भी कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं लगी होगी। ओके। इसके बाद कोवेरिएंस की जो लॉजिक है वो तो हमने पिछले टाइम सीरीज 1 में भी देखी थी। वो एक होती है कि हम एक एक्सपेक्टेशन बाहर रखते हैं और एक एक्स टी माइनस ई एक्स टी, और ये जो बेसिकली होता है ना दूसरा वेरिएबल होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। मतलब ये है कि हम सेम नहीं करते ना, हम जब कोवेरिएंस निकालते हैं, कोवेरिएंस का मतलब होता है कि दो वेरिएबल का वेरिएंस, तो वेरिएबल के नाम डिफरेंट होने चाहिए। तो हमने क्या करा, कोवेरिएंस की रिप्रेजेंटेशन होती है आर टाइप का, ये जो बना हुआ है ना साइन इस तरह का, ये साइन यहाँ बना हुआ है।
तो यहाँ हमने रखा t माइनस एस। t माइनस एस का मतलब ये कि पहले हमने t की इस तरह का फंक्शन लिखा, फिर s के लिए लिखा। अब ये करने के बाद हमने ये बताया कि जो हमारा xt था ये तो हमें गिवन था क्वेश्चन में, स्टार्ट में वही हमने लिख दिया। फिर हमने ये बोला कि भाई xt जो है ना वही फंक्शन xs का भी है, कोई चेंज नहीं है, बस नाम का चेंज है। बस यहाँ तो हमें t नजर आ रहा है तो यहाँ हमने s कर दिया, कोई चेंज नहीं है। हमने फिर वही कंडीशन दोबारा लिख दी कि भाई एक्सपेक्टेशन दोनों की जीरो होती है। तो उससे क्या होगा, ये वाली जो टर्म थी हमारी जीरो हो गई, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, यहाँ पे तुम्हें नजर आ रही होगी, ये जीरो हो गई। और एक्स टी और एक्स एस दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे जो हमने एक्स एस और एक्स टी डिफाइन करा था, जो कि हमें सवाल में गिवन था, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया। एक दफा देखो एक्स टी की लिख दी पूरी और एक दफा एक्स एस की लिख दी, फर्क कुछ नहीं है, यहाँ बस टी है और यहाँ वाले में एस है। फिर क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पहले से ओए आता है। आतिफ आतिफ, जस्ट अ मिनट। हाँ ये आर टी माइनस एस जो लिखा हुआ है, ये पूरी डेरिवेशन दी हमने, आर को टी माइनस एस को एक्स टी और एस एक्स कर दिया क्या? एक्स एस जो भी लिखा हुआ है उसमें क्या हाँ। ब्रेक किया है दोनों को? यार ये जो है ना, ये कोवेरियंस का एक फॉर्मूला है, इनिशियल जो हमने स्टार्ट लिया ना, ये कोवेरियंस का हाँ फॉर्मूला, ये तुम्हें पता होना चाहिए था पहले से ही ना। नहीं, फॉर्मूले से जो मैं, फॉर्मूले की दो साइड्स है ना, एक लेफ्ट हैंड हाँ साइड, राइट हैंड साइड। हाँ, ये ब्रेक है, ब्रेक है। लेफ्ट ब्रेक किया ना, हाँ, अलग आर अलग है। टी माइनस एस को एक्स टी करके और एक्स एस करके ब्रेक करके दो फॉर्मूले और बना दिए। ये ब्रेक नहीं है, बेसिकली प्रोडक्ट है ना यार, प्रोडक्ट है ये। क्या तुम ये जो था, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, हाँ जरूर सही है। तो हमने इस ये जो था ना हमारा, ये तो हमारा जीरो हो गया था, तो ये यहाँ पे हमने जीरो लिखा, ये कंडीशन थी हमारी ये। अब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो एक्स टी और एक्स एस की वैल्यू मतलब जो इक्वल था इसके और इसके, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे। मल्टीप्लाई कराने का तरीका ये होता है कि ये देखो कॉस है, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, तो तुम देखो एक कॉस आया फिर दोबारा कॉस आया सोल्यूशन में नीचे, दो दफा कॉस हो गई कि एक बार कॉस ये एक बार कॉस ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन, तो कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन यहाँ पे आया, कॉस और साइन। फिर ये यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस और साइन मल्टीप्लाई साइन, इस तरह करके मल्टीप्लीकेशन हुई है क्रॉस वाली। फिर एक्सपेक्टेशन अप्लाई अल्लाह करी है। ऊपर, ये क्या हो गया? फिर आगे एक्सपेक्टेशन लगाइए ना, एक्सपेक्टेशन में ये हुआ कि जो जो कांस्टेंट नंबर तो उन सब पे लगेगी, जैसे 80 था, कांस्टेंट तो बाहर आता है, बल्कि जो जो वेरिएबल है उन सब पे लगेगी। सब पे एक्सपेक्टेशन लगा दी हमने। उसके बाद हमने ये बोला कि एक्सपेक्टेशन वाली टर्म तो जीरो होती है, चाहे वो ये ए के की हो चाहे बी के की हो, लेकिन अगर स्क्वायर है तो वो वेरिएंस में हो जाती है। तो जहां जहां स्क्वायर वाली टर्म थी, जैसे यहाँ स्क्वायर था, तो हमने यहाँ वेरिएंस लिख दिया। और जहाँ पे इस तरह की जॉइंट एक्सपेक्टेशन थी, वहां हमने जीरो लिख दिया। तो मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला बनता है साइन और कोसाइन का, कि अगर साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा, ये जो इंटर में पढ़ा था हमने, प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा, ये इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है। तो ये पूरा फॉर्मूला वो वाला बन गया था, तो हमने इस तरह करके लिख दिया। और फिर इसको हमने मजीद इसके अंदर कॉमन ले लिया, टी माइनस एस। तो हमने बोल दिया टी माइनस एस जो है वो एच के बराबर है। एच बेसिकली एक लैग लैग होता है हमारा, तो हमने एच कर दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ तक। तो ये हमारी कॉर्ड डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अगर अगर आतिफ ये कोवेरियंस की छोड़ दें डेरिवेशन, तो कितने मार्क्स कटेंगे? कोवेरियंस की छोड़ दें, देख लेते हैं कितने जो है हमारे पास है। यार हमारा जो मीन और वेरिएंस का वो तो बिल्कुल बच्चों वाले है ना, कोवेरियंस के आधे नंबर तो होंगे, 4 नंबर होंगे, तो 4 नंबर मिलेंगे अगर 8 नंबर का सवाल आता है। अच्छा, रटनी पड़ेगी। रटने वाली नहीं है, तुम लॉजिकल करते जाओ स्टेप वाइज ना, और एंड के रटो, स्टार्ट के तो स्टेप तुमने भरने हैं ना, कॉपी भरनी है। एंड के रटे हुए होंगे तो तुम्हारा आंसर सही होगा तो नंबर मिल जाते हैं।
उसके बाद तुम्हारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फाइनाइट फ्रंटियर सीरीज। तो फाइनाइट फ्रंटियर सीरीज की एक डेफिनेशन है कि एनी फंक्शन दैट periodically repeats itself can be expressed as sum of sine and cosine of different frequencies each multiplied by different coefficient। ये डेफिनेशन तुम्हें याद करनी होगी, और ये फॉर्मूला हमने लैब में यूज करते हैं, फॉर्मूला भी तुम्हें पहले से आता होगा, लिख लोगे तुम। फिर यहाँ पे वही एम्पलीट्यूड डिफाइन करके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओगे, फेस एंगल का बताओगे। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें, ये एम्पलीट्यूड हमने बताया कि एम्पलीट्यूड होता है। फिर फिटिंग द फाइनाइट फ्रंटियर सीरीज, तो ये पूरी डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन में ये कि लेट x1 x2 and xn be the observation equally spaced interval of time using the method of least square to maximum the square residual and obtain a naught, a1 and b1। तो यहाँ पे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है एक्स टी माइनस ए नॉट माइनस ए आई, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये भी मतलब फाइनाइट फ्रंटियर सीरीज का ये भी तुम्हें एक तरीके से याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का ना ये दो फॉर्मूले हैं याद करने वाले, आगे का सारा काम तुम अपने दिमाग से करोगे, ऐसे कि तुम करोगे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव लोगे। और काम क्या है यहाँ पे ना, तुम्हें ए नॉट का एक बार विद रिस्पेक्ट टू ए नॉट लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू ए वन लेना है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू बी वन लेना है डेरिवेटिव। तो तुम देखो ये जो पूरी इक्वेशन है ये तुम्हें याद होगी, इसका रट्टा है। अब ये इसकी जो पावर है ये बेस में आएगी, डेरिवेटिव का तो तुम्हें रूल पता है कि पावर बेस में आती है। और इसके अंदर तुम ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए नॉट, तो ए नॉट के साथ माइनस है यहाँ पे, तो वो जो माइनस है ना वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव में यही होता है, और बाकी अंदर वाली टर्म वैसी रहेंगी। फिर आगे तुमने वही वैसे ही चलाना है सब, साइन अप्लाई कर देना जो था ना ये माइनस वाला, और 2 मल्टीप्लाई करा देना सबसे अंदर वालों से। तुमने बोलना है कि ये आइडेंटिटीज हैं कुछ कॉस की और साइन की, कि ये जीरो होता है। ये जो यहाँ पे हमारी बन रही है ना फॉर्म, ये जीरो होती तो इनको जीरो कर दिया, तो सिंपल हमारा एट द एंड ये बचता है। तो हमने फिर बोल दिया ए नॉट इजिकल टू एक्स टी बार। यहाँ तक समझ आया तुम्हें? हाँ ठीक है, ठीक। तुमने अगर ये समझ लिया ना पहला, तो दूसरा भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ए नॉट है। तुमने ये स्टार्टिंग की डेरिवेशन याद रखी, डिफरेंशिएशन तुम्हें आती है। डिफरेंशिएशन के बाद तुमने कंडीशन पता है कि जीरो होता है, तो जीरो होने के बाद फिर तुम्हारा ये बचता है। ये कोई मसला नहीं, फिर इसको सॉल्व करना तुमने। आगे इतनी सी टर्म को जीरो के इक्वेट कर आगे सॉल्व करके एक ही ए नॉट की वैल्यू निकाल ली। फिर डिफरेंशियंग विद रिस्पेक्ट टू ए वन लिया है, तो टू आगे यहाँ पे बेस में, और ए वन जो है उसके साथ कुछ ऐसा था नहीं। और अब बाकी ये जो सारी टर्म एक्स्ट्रा बच रही थी ना, ये वाली ये सारी, ये सब जीरो होता है आइडेंटिटीज की वजह से। तो ये सब तुम खुद ही, आइडेंटिटी याद ना भी हो तुम खुद ही लिख दोगे भाई, ये जीरो है ये जीरो, मतलब इक्वल करके ना जो जो तुमने हटाना है। तुम्हें पता है एंड में सिंपल चीजें आएंगी, एंड में सिंपल चीजें तुम्हारी आई हैं, तो ये बचा है ये टर्म। फिर बीटा वाले में तुमने वही विद रिस्पेक्ट टू बीटा का वन डेरिवेटिव लेना है, और इधर भी आइडेंटिटीज है तुम्हारी, जिससे बहुत सारी चीजें तुम्हारी जीरो हो जाएंगी, सिर्फ इधर यहाँ साइन बचेगा। तो एंड का जो फाइनल आउटपुट है वो पता होना चाहिए, ताकि तुम कुछ भी करो एंड में आंसर सही आ जाए। फिर हमारा है ऑटो कोवेरियंस फंक्शन फॉर द टाइम सीरीज विद स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो ये स्टार्टिंग का फंक्शन गिवन होगा, और ये एक फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए, cos h लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एफ लैम्डा। तो इसके अंदर हमने ये एफ लैम्डा जो था ये गिवन था पीडीएफ, ये पुट करा है। और फिर आगे हमने जो हमारा ये देखो पाई जो था ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2 के साथ नीचे डिवाइड में। और हमने बोला कि लैम्डा का मॉड्यूलस जो होता है वो लैम्डा ही होता है, तो हमने लैम्डा ही लिख दिया। फिर आगे जब हमने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करी, अच्छा हमने फिर एच को जीरो लिया, एच जीरो हमने लिया। एच जीरो लेने से कॉस जो ये लैम्डा खत्म हो गया, और कॉस जीरो हमारा वन होता है,
तो सिर्फ ये बचा, इस पे इंटीग्रेशन के स्टेप्स हमने करें आगे, तो हमें ये h0 पे वैल्यू मिल गई। फिर हमने पुट h इज इक्वल टू h करा है, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन करी है। लेकिन यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना ये स्टेप, यहाँ पे u भी रूल लगा क्योंकि दो चीजें आ गई ना, इसको हमने u बोल दिया, इसको v बोल दिया, इंटीग्रेशन में पार्ट लगी है, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन तो जिसने इंटर करा हुआ है वो तो कर ही लेगा, क्योंकि उसमें अंदर इंटीग्रेशन में पार्ट सीख के आए हैं सब। और फर्स्ट ईयर के कैलकुलस सबने पढ़े हैं तो वहां से उन्होंने सीखा हुआ है, तो ये वो यूज करते हुए करेंगे, तो एंड में हमारा ये फाइनल आएगा आउटपुट। अब कैलकुलस अगर किसी का वीक है तो वो उसकी अपनी मिस्टेक है, मैं तो सिर्फ वो बताऊंगा ना, वरना इंटीग्रेशन में पार्ट किसी को नहीं आती तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं वो सीख ले, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल होगी, बंदा फिर अटक जाएगा स्टेप में, नहीं कर सकता इंटीग्रेट। मतलब इंटीग्रेशन की फिर प्रैक्टिस हमारा करनी ये है, कॉस साइन भी तो आ रहा कहाँ पे, हाँ है। एक तो देखो इंटीग्रेशन प्रोडक्ट में का तुम्हें फॉर्मूला ये रूल करेंगे पता होगा इंटीग्रेशन ना का। यार, इंटीग्रेशन के रूल पता है कि कॉस का जब इंटीग्रल होता है तो वो साइन होता है, सही है, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, ओके ओके। सही है। तो वो इंटीग्रेशन की कुछ यहाँ पे रूल लगेंगे जो फर्स्ट ईयर के ही थे, फर्स्ट सेकंड ईयर के, और यहाँ पे आईबीपी लगेगा। ठीक है, तो आगे के जो अब सवाल है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, एक दो सवाल और हैं, फिर समझ लो कि हमारे 5 सवाल कंप्लीट हैं, वही करके जो बहुत है हमारे लिए। अच्छा, 5 बहुत है। 5 बहुत हैं, इतनी बस आतिफ, हमने पासिंग लेनी है ना भाई। हम्म। अच्छा ये